स्पीक योर हार्ट विद समीरा पीरज़ादा में मेरे आज के मेहमान हैं इमरान कुरैशी। विजुअल आर्टिस्ट हैं, इतने बड़े स्टार हैं, इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, लेकिन बहुत ही हम्बल इंसान हैं। हमें फ़ख्र है उन पर। मैं तो ये कहूँगी कि वो पाकिस्तान की प्राइड हैं। आइए मिलते हैं इमरान कुरैशी से। थैंक यू सो मच इमरान कि आपने अपनी इतनी बिजी लाइफ में से वक्त निकाल ही लिया। थैंक यू फॉर है ना, इतना इनवाइटिंग। ट्रैवल करते हो, इतना घूमते हो, कहाँ कहाँ फिर रहे हो? राज में रखता हूँ मैं। अच्छा। फेसबुक पे अब चेक इन करना भी बंद कर दिया है मैंने। Really? लोग गश खा जाते हैं कि ये बिल्कुल गश खा जाते टिकते नहीं है। है ना। किसी अमेजिंग सी जगह पे हो, एक अमेजिंग सी आउटडोर में तस्वीरें खिंच रही हैं, फिर पेंटिंग्स हैं, फिर रोजेज ही रोजेज ही रोजेज है, नेवर एंडिंग, इन्फिनिट। ये कहाँ से ख्याल आया था? ये जो फ्लोर पेंटिंग, जो साइट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हैं, बस जो फर्स्ट टाइम मैंने किया था वो इंडिया में किया था। दिल्ली के पास एक जगह है मोदी नगर। हाँ। तो उसमें इन्होंने कोई 12 आर्टिस्ट इंटरनेशनल इनवाइट किए थे और 12 इंडियंस थे, और वो एक फार्म हाउस पे छोड़ दिए थे उन्होंने 15-20 दिन को। तो वहाँ जो उसका कोर्ट यार्ड था, तो आई वॉज रियली इंस्पायर्ड बाय दैट, क्योंकि इसका फ्लोर बड़ा ज्योमेट्रिक था, ज्योमेट्रिक टाइल्स थी उस पर, और दीवारें ब्लू, बड़ा खूबसूरत सुरल ब्लू सा था। बट देन देयर वाज लॉट ऑफ सीपेज फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द वॉल विच वॉज कमिंग ऑन द अदर साइड। तो वो उसमें इतने वो पैचेस हो गए थे कि मुझे, आई वॉज लुकिंग एट दैम एज ए वेरी पोएटिक और वेरी पेंटरली काइंड ऑफ mark making on the wall. So I wanted to incorporate both things together through my painted imagery. तो वो मेरा पहला था जो साइट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट था। उसका टाइटल था कमिंग डाउन टू अर्थ। वो मैंने किया। उसके बाद फिर और चीज़ें चलती रहीं, और फिर सिंगापुर बाइनियल में इनवाइट किया गया मुझे। वहाँ मैंने एक मस्जिद की छत पे काम किया था, सुल्तान मॉस्क। तो उसमें मेरा पूरा आर्ट वर्क था, एंड दैट वाज पार्ट ऑफ द एग्जीबिशन। That was the first Singapore Biennial, 2006. तो ये कहाँ से आता है दिमाग में? ये रात को सोते वक्त आता है, ख्वाब में आता है, या किसी चीज़ को देख के, उसकी डिटेल देख के सडनली कुछ होना शुरू हो जाता है? देखें, ओवरऑल जब आप अवेयर होते हैं चीज़ों से, सोसाइटी से, चीज़ें अफेक्ट करती हैं आपको इन गुड वे और इन बैड वे, जिस तरह भी, तो वो आर्ट में आपके रिफ्लेक्ट करती हैं और कोई ना कोई फॉर्म में वापस आती हैं। जब व्हेन यू आर रियली इनटू, यू आर अफेक्टेड बाय दोज थिंग्स और यू आर इंस्पायर्ड बाय दोज थिंग्स, तो वो बस वो सारा प्रोसेस होता है, और एकदम से चीज़ें आइडिया, हाँ, मैं आई एम वेरी क्विक। लोग कहते हैं कि मैं बहुत जल्दी नहीं कर रहा, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, बैठा हुआ हूँ, और एकदम ऑल ऑफ सडन आई गेट सम आइडिया कि हाँ ये यूँ हो सकता है, एंड देन आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ इन कंप्लीटिंग दैट। तो वहाँ पर भी वही किया था कि जैसे छींटे हैं, और फिर आप करीब जाएं तो वो गुलाब के फूल हैं। जो मस्जिद में था और जो इंडिया में था, नो, दैट वाज अ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। दैट वाज मोर विद द ब्लू काइंड ऑफ पेंटेड इमेजरी, एंड दोज वर लाइक ट्री लाइक फॉर्म थी, राउंड सर्कुलर, और वो फ्लोटिंग सी थी, बड़ी क्वाइट थी जी, फ्लूइड थी, पानी की फ्लूइडिटी थी, और फ्लो ऐसा था तो जैसे फ्लोट कर रहे हैं प्लांट्स। सो तो वो इस तरह ऑर्गेनिकली बड़ी इवॉल्व हुई थी चीज़। जो आप जो बात कर रही हैं रेड मार्क्स की, जो ब्लड लगते हैं दूर से और आप करीब जाते हैं, तो दोज आर एक्चुअली फॉलिएज, एंड इट क्रिएट अ टेंशन बिटवीन टू थिंग्स विच आर अपोजिट टू ईच अदर, होप और लाइफ, आई मीन होप और डिस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ, या वायलेंस, और दो चीज़ें अपोजिट हैं लेकिन दे आर ब्लेंडिंग टुगेदर। और वो काम हुआ ज़्यादा मेरा 9/11 के बाद, जब पूरी दुनिया चेंज हो रही थी, टेररिज्म इतना बढ़ता जा रहा था, पाकिस्तान इतना अफेक्ट हो रहा था, हमारे लोग अफेक्ट हो रहे थे, हमारी गलियों में वो सारा सिनेरियो, यू वर विटनेसिंग दोज थिंग्स, और टेररिज्म हर तरफ था। तो वो चीज़ें देन दे केप्ट स्टार्टिंग कमिंग इनटू माय वर्क, और वो जिस तरह से फिर उसकी शक्ल बदलती गई। और फर्स्ट टाइम मेरा प्रोजेक्ट था शारजा बाइनियल में, जो ज़्यादा इंटरनेशनली जिसने बहुत ज़्यादा एक वो लिया, तवज्जो हासिल की
कह सकते हैं आप। उससे पहले भी आई वॉज एग्जिबिटिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, बट उसकी हाइप और उसका जो एक इम्पैक्ट था वो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि उसका शायद टाइम इतना परफेक्ट था उस पूरे प्रोजेक्ट का। वो अरब स्प्रिंग वाली जो सारी मूव थी उस वक्त हो रही थी, और दिस वाज इन शारजा इटसेल्फ। तो वो पूरा कोर्टयार्ड था एक पुरानी बिल्डिंग में, अल सर्कल हाउस है वो, और वो हेरिटेज साइट है, और उसका पूरा कोर्टयार्ड मैंने रिप्लेस किया था। जैसे आइडिया होता था पुराने ज़माने में, कोर्टयार्ड होते थे, गार्डन होता था, लोग बैठते थे, और एक सोशल दरमियान में या वाटर फीचर्स होते थे, फव्वारा बिल्कुल और फूल होते थे, पौधे होते थे, और वो पूरा एक अहम महवर होता था घर की एक एक्टिविटी का सोसाइटी के लिए। तो मैंने उसको पूरा आइडिया चेंज किया। व्हेन यू एंटर देयर दैट स्पेस यू सी कि ब्लडी खूनी किस्म का पूरा सिनेरियो है, जैसे कोई ज़िबा खाना होता है, और लेकिन वो आपको रिपेल करता है, वो आपको अपनी तरफ आने से रोकता है और आप पीछे होते हैं। बट व्हेन यू कम क्लोज टू इट, तो यू रियलाइज दैट दीज आर नॉट जस्ट ब्लड मार्क्स, दीज आर फ्लावर्स विच आर अपीयरिंग आउट ऑफ इट। सो देयर इज स्टिल ए होप। द वर्ल्ड इज चेंजिंग बट देयर इज स्टिल ए होप। लोग अभी भी होपफुल हैं, लोग अभी भी दे आर ट्राइंग टू लुक फॉर ए बेटर फ्यूचर। क्या चाहता है एक आर्टिस्ट? किस तरह की दुनिया हो? इस तरह की दुनिया हो? हाँ। आर्टिस्टों वाली तो नौ पागलों वाली। नहीं, आई मीन क्या चाहता है, जहाँ बाकी आर्टिस्टों का मैं तो नहीं उनकी बिहाफ पे बोल सकता, पर मुझे लगता है कि एक इक्वालिटी हो लोगों के अंदर, और जो रिलीजन है वो एक अहम जुज़्व है हर सोसाइटी का, लेकिन एक इंसानियत भी एक सबसे बड़ी चीज़ है। तो आप उसको भी एक वैल्यू उस लेवल पे लेके जाएं, और बर्दाश्त होनी चाहिए, एक दूसरे को समझने की वो होनी चाहिए। पैदा कहाँ हुए थे? हैदराबाद, सिंध में। ओह जी। तो ये कुरैशी सिंध में कहाँ से चले गए? कुरैशी नहीं होते सिंध में? वैसे पूछ रही हूँ, है ना? नहीं, मैंने सोचा कुरैशी यहाँ पंजाब में ज़्यादा होते हैं। अच्छा, पता नहीं, मैं तो पैदा ही हुआ कुरैशी तो कभी सोचा ना। तो अब्बू क्या कर रहे थे वहाँ? अब्बू मेरे प्रोफेसर थे, प्रिंसिपल थे गवर्नमेंट सिटी कॉलेज हैदराबाद के। अच्छा। और वो काफ़ी ज़्यादा उनका जोर था कि एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ वो है। तो उन्होंने सबकी पढ़ाई पे बड़ी तवज्जो दी, पूरे सारे बच्चों की। हम लोग, मुझे मिला के 6 हैं, 2 बहनें 4 भाई। अरे वाह जी। तो बहुत मज़ा होता होगा फिर तो। हाँ जी, बड़ा अच्छा है ना? बिल्कुल। तो बताया ना कैसा घर था, किस किस्म का घर था, आर्किटेक्चर कैसा था, रहन सहन कैसा था? एक तो हैदराबाद सिटी का आर्किटेक्चर था, एक मैं जिधर रहता था मैं वो लतीफ़ाबाद था, और वो तो घर वो कंपैरेटिवली नई सोसाइटी थी, तो वो जैसे घर होते हैं मिक्सचर किस्म की सारा कुछ था उसमें। लेकिन जो अंदरून हैदराबाद में जाएं आप तो वो अमेजिंग है। मैं अभी भी जाता हूँ क्योंकि मेरी बहन एक वहाँ रहती हैं, तो मैं हैरान होता हूँ। अब मैं ज़्यादा उसको अप्रिशिएट करता हूँ, देखता हूँ, और अफसोस भी होता है क्योंकि उसकी केयर उस तरह नहीं हो रही उस सारे हेरिटेज की जो वो डिज़र्व करता था। तो मैं वही सोचता हूँ कि ये क्या शहर होगा जब बना था, और जो उसके घर हैं, उसके रोशनदान बड़े मशहूर हैं। वो एक अजीब ख़ास किस्म के विंड कैचर्स हैं हैदराबाद के, तो जिससे हवा अंदर आती थी। मुझे याद है हम जिस घर अपार्टमेंट में रहते थे, छोटा सा था, मैं बहुत छोटा था उस वक्त, तो अर्ली 70s में, तो वो उसमें वो रोशनदान थे। तो मेरे ध्यान में तो बस इमेज था कि ये बिल्ली का घर है, क्योंकि उधर बिल्लियाँ अक्सर मंडलाती नहीं। मुझे आई हैड नो आइडिया कि दिस इज़ विंड कैचर एक्चुअली। फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये अहम फीचर है हैदराबाद का। तो हैदराबाद बड़ा खूबसूरत शहर था, शामें तो मशहूर हैं, बिल्कुल ठंडी हवा उसकी। और मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, पब्लिक स्कूल हैदराबाद, वहाँ जो आर्ट के टीचर थे वो बड़े इंटरेस्टिंग एक थे, काफ़ी बुज़ुर्ग थे, वो 80+ में थे, और उनका नाम था AKB शेख। आई डोंट नो AKB क्यों था, लेकिन हम AKB शेख कहते थे, या एन काफ मीम शेख उर्दू में कहते थे उन्हें। और वो जे स्कूल ऑफ आर्ट के पढ़े हुए थे, फाइन आर्ट्स में उन्होंने पढ़ा था, और वो वहाँ बच्चों को पढ़ा रहे थे हैदराबाद के स्कूल में। और उनका तरीक़ाकार था जो बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ था बाकी स्कूल्स में। अभी भी स्कूलों में वो अप्रोच नहीं है जो इस तरह से उन्होंने पढ़ाया हमें आर्ट, और बचपन से
कि वो क्लास में आते थे, जो फ्रीडम की बात करते हैं ना आर्ट में, वो मुझे लग रहा है उन्होंने वहाँ से देना शुरू कर दी थी बच्चों को। क्योंकि वो आते थे, वो कुछ नहीं करते, वो काफ़ी बुजुर्ग थे, पहले उनका असिस्टेंट आता था एक बाल्टी लेके पानी की, और इतने सारे पेपर होते थे, वो आके रखते थे, फिर वो यूं बैठ जाते थे, थके हुए होते थे, तो वो बिल्कुल गिर जाते थे, वो कुछ नहीं देखते थे। अब असिस्टेंट ने कुछ नहीं किया, कागज़ लिया और बच्चों की मेज़ पे रखना शुरू कर दिया। फिर वो उठते थे थोड़ी देर बाद, फिर वो कभी यूं बैठ जाते थे, कभी कुछ सोचते थे, हम सारे शक्ल देख रहे हैं कि अब क्या होगा। फिर वो उठते थे, बड़ी मुश्किल से ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखना शुरू कर देते थे चौक से। अब वो इतनी फोर्स से लिखते थे कि चौक भी टूटती रहती थी, गिरती रहती थी, और उनकी राइटिंग बड़ी मज़ेदार थी, और उर्दू बड़ी वो थी, तो वो इंग्लिश और उर्दू दोनों में लिखते थे अक्सर, जो भी असाइनमेंट होती थी। अच्छा। और वो असाइनमेंट ऐसी होती थी कि बस आए, उन्होंने लिख दिया, मुझे वो एग्जैक्ट याद नहीं है वो क्या था शेर, लेकिन ये सद रात, ये तन्हाई, ये आवारगी, हम अपने शहर में होते तो घर गए होते। अब ये ग्रेड 6 के बच्चे हैं, 7 के बच्चे हैं, वो सारे पढ़ रहे हैं, कहते थे तस्वीर बनाओ, बस चुप करके बैठ गए। अब हमने तस्वीरें बनाना शुरू कर दी, उससे जो भी जिस बच्चे की इंटरप्रिटेशन हुई, जो उनको समझ आया, एंड देन दे वर गिविंग क्रेडिट टू दैट थिंग। मुझे उस वक्त समझ नहीं आती थी कि ये क्या है। मैं तो खैर हमेशा एंजॉय करता था उनकी क्लास, एंड आई वाज वन ऑफ हिज फेवरेट स्टूडेंट इवन एट दैट टाइम। तो लेकिन बाद में जब मैं एनसी आया तो मुझे वो सारी एक्सरसाइजेज हमें फर्स्ट ईयर में कराई जा रही थी, जो उन्होंने हमें वहाँ कराई थी स्कूल टाइम में, इमेजिनेशन की, और उन्होंने इतना खुली छूट दी थी, एब्स्ट्रैक्शन की अंडरस्टैंडिंग, वाटर कलर की। और अक्सर जगहों पे हम उस वक्त कहते थे ये क्या गंदी तस्वीर को ये कह रहे हैं कि ये अच्छी है, बट देन आई रियलाइज कि वो जो पेंटरली अप्रोच थी वो उधर उस वक्त बच्चों के काम में देखते थे। अब मैं देखता हूँ वो, अब स्कूलों में, अक्सर स्कूलों में प्रॉब्लम ये है आर्ट टीचिंग में कि वो टीचर का काम होता है, बच्चे का काम नहीं होता। टीचर इतना ज़्यादा उनको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं छोटे स्कूलों में, बच्चों को, मेरे अपने बच्चों के स्कूलों में भी वो इतना ज़्यादा उनको बताया जाता है कि जो टीचर चाह रही होती है बच्चे ने वो बनाना है। मछली, जैसे मेरा बेटा था छोटा, वो एक स्कूल पहले जाता था, वो फिर हमने चेंज करा दिया, तो उसने, वो जब नर्सरी में था या केजी में था, उसने फिश बनाई बड़ी खूबसूरत, एंड इट वॉज इज ऑल इमेजिनेशन, कि उसमें इतने कलर्स उसने फिल किए और बड़ी मज़ेदार एक मछली बनाई। और टीचर ने कहा ये मछली ऐसी नहीं होती, मछली तो यूँ होती है, उसने पूरा एक बताया उसको, और फिर कहा ये बनाओ, उसने उसको रिजेक्ट किया, एंड आई वाज सो मच डिसअपॉइंटेड कि उसकी जो फ्रीडम था, उसकी जो इमेजिनेशन थी, वो उसको पढ़ ही नहीं सकी। और वो एक ख़ास तरह की मछली जो बड़ी रिस्ट्रिक्टेड, जोमेट्रिकल, टिपिकल एक आइडिया है अबाउट द फिश, तो शी टुक दैट लेवल, और वो बच्चा डिस्करेज हुआ और उसने फिर वही मछली बनाई। बट आई वाज थिंकिंग कि ये हर जगह है ये प्रॉब्लम, काफ़ी स्कूल्स में। तो मैं, जैसे यूनिलीवर ने एक दफ़ा मुझे एज ए जज बुलाया था, कोई बच्चों का आर्ट कंपटीशन था और कराची, सिंध, पाकिस्तान के स्कूल्स में। तो मैं काफ़ी स्कूल्स में गया, बड़े स्कूल भी थे, इंग्लिश मीडियम भी थे, डॉलर्स वाली फ़ीस वाले भी थे, और छोटे स्कूल भी थे गाँव के, देहातों के। एंड देयर वाज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द अप्रोचेस बिटवीन टू स्कूल। जो बच्चे थे और स्कूलों के, उन्होंने आर्ट से ज़्यादा, आई थिंक वो दोज वर मोर लाइक ए डेकोरेशन पीसेस, और वो उसमें नज़र आ रहा था कि टीचर का काम ज़्यादा है। और जो स्कूल थे गांव देहातों के, जहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई नहीं है, वो बच्चों की एक्साइटमेंट, एनर्जी और उनकी जो इमेजिनेशन थी वो आउटस्टैंडिंग थी। और मतलब मैं, वो उधर आप खुशी फील करते थे उनका काम देख के। और मैं दूसरे जो स्कूल से, जो सो कॉल्ड बड़े नाम थे, वहाँ मैं डिसअपॉइंट हो जाता था कि ये क्या प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल है ये चीज़ अभी है जो होनी है ठीक। बहुत कुछ होना है ठीक, बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ ठीक होना है। बिल्कुल। आई थिंक ये जो बॉक्सेस हमने क्रिएट करे हैं ना, कहाँ से शुरू हुआ ये? क्योंकि पहले तो हमारे यहाँ के खित्ते के लोग सारे बोलियाँ बोलते थे, सारी जो भी बोली जा रही थी, जो भी माँ बोली थी, सब बोलते थे। फिर आई थिंक वो रिस्ट्रिक्शंस आनी शुरू हुई ना, कि ये वाली अब की नहीं, माँ की बोली नहीं बोलनी है, ये वाली बोली बोलनी है। आई थिंक वहाँ से शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ ये डब्बे में बंद होना? नहीं, मुझे लगता है वो जो बीच में एक सेगमेंट आया था हमारा, हाँ, सख्त किस्म का, वहाँ ये चीज़ें सारी
रियलाइज़ कराई, डिवाइड किया गया चीज़ें को अपनी वो चलाने के लिए पॉलिसीज़। तो बड़ी अरसे से ख्वाहिश थी मेरी ख्वाब था ज़िंदगी का कि मैं फ़िल्म बनाऊँ। तो आप लोग तो बड़े खुशकिस्मत हो आर्टिस्ट, क्योंकि आप अकेला काम करते हो ना, बहुत हम लोग तो सब मिलके काम करते हैं। हम ये मैं कहते हैं इससे ज़्यादा है ना? कोई You नेमत are नहीं so- है Yes, आप ब्लेस्ड हैं क्योंकि आप Blessed अकेले हैं। काम करते हैं। लेकिन और ये अपनी मर्जी से करते आई वांट टू नो कि ये आर्टिस्ट जो पूरी दुनिया की ऊंचाइयों को छू रहा है, यू नो, द बिग स्टार, हाँ, इन द गैलेक्सी ऑफ आर्टिस्ट, ये बच्चा कैसा था? शरारती था, उधम मचाता था, डांट खाता था, या सिर्फ सोचता रहता था? नहीं डांट वाट तो नहीं खाई मैंने इतनी, लेकिन मैं क्रिएटिव चीज़ों में ज़्यादा था। आर्ट शार्ट का तो मुझे मतलब कुछ नहीं पता था क्या है, बट आई वॉज इनटू वो मकरामे नहीं होते वो जो घरों में, वो मैं बड़ा बनाता था। जो भी चीज़ ऐसी होती थी जिसमें मेकिंग का एलिमेंट होता था, तो आई वॉज रियली इंस्पायर्ड बाय दैट कि और फैसिनेट करती थी। कभी वो पिन्स के साथ वो थ्रेड वर्क होता था, कभी मैं वो कर रहा हूँ घर पे बैठ के, और मैं एंजॉय करता था उस प्रोसेस को कि ये चीज़ कैसे बनती जा रही है और ये सारा कैसे हो रहा है। फिर स्कूल में टीचर अच्छा मिला और लकीली। भाई, बाकी भाई बहन वो लोग क्या करते थे? अच्छा जो किस बड़े, तरह के खेल क्या खेलते थे आप लोग? अच्छा मैं खेल कूद में इतना था नहीं, पता नहीं क्यों, नहीं, जिसका मुझे अफसोस होता है। अच्छा। होना चाहिए थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स में इसमें। आई वाज नॉट इनटू दैट, बट आई वाज एक्टिव। ये नहीं था कि मैं स्लो था या लेजी था, बट आई वाज जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इनटू दैट थिंग। सो हु वर यू क्लोजेस्ट टू भाइयों में? मेरे ख्याल है जो मेरा भाई है फैसल कुरैशी, जो टीवी पे एक्टर है तो वो था, सबके साथ अच्छी थी। अच्छा, असल में हम थे कि 3 बड़े थे और 3 छोटे थे, ठीक है, तो जो छोटे थे वो आपस में ज़्यादा क्लोज थे। ओके। जो बड़े थे वो वो आपस में ज़्यादा लड़ते थे, हम आपस में ज़्यादा लड़ते थे तो ये था। तो ये एनसीए में आने का किसने बताया था कि एनसीए भी है? एनसीए में आने का ये हुआ कि मैं जब क्योंकि वो हैदराबाद टाइम, से नेचुरली कराची है, जी है बिल्कुल ना? है। हाँ, तो मुझे लगता था कि आर्ट है, लेकिन आपको या इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है लाइफ में, और कुछ नहीं बनना है। दोनों बड़ी बोरिंग चीज़ें फील होती थी, बट यू हैव नो चॉइस, क्योंकि और उस टाइम तो खासकर ये ट्रेंड था कि सारा रश इंजीनियरिंग और मेडिकल की तरफ था, 2 ही फील्ड समझी जाती थी। तो बट देन वन ऑफ माई अंकल ही टोल्ड मी अबाउट एनसीए। वो वहाँ रहते थे हैदराबाद में, तो उन्होंने मुझे कहा कि एनसीए है लाहौर में, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स है, यू शुड गो देयर, यू शुड स्टडी आर्ट। तो मुझे बड़ी तो आगे खुल गई कि ये आर्ट कोई पढ़ सकता है और कोई आर्टिस्ट बन सकता है इस तरह एज अ प्रोफेशन। फिर अपने फादर को बताया तो ही सपोर्टेड मी अ लॉट, अनलाइक अदर पेरेंट्स एट दैट टाइम, क्योंकि अदरवाइज तो झटका ही लगेगा एक लड़का आके कह रहा है कि मैंने फाइन आर्ट पढ़ना है, ख़ासकर उस टाइम पे। अब तो खैर वक्त बहुत तब्दील हो गया है। तो लेकिन वो ही टुक मी ऑल द वे फ्रॉम हैदराबाद टू लाहौर एंड ही शोड मी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। और वहाँ लाए, उन्होंने प्रोस्पेक्टस लिया, सारी इन्फॉर्मेशन ली, मुझे पूरा दिखाया, और फिर कहा कि अब डिसाइड करो कि यू रियली वांटेड टू बी एन आर्टिस्ट और नॉट। तो मैंने कहा नहीं, मैंने यहीं आना है, एंड देन आई केम हियर। फिर मेरे बाद फैसल आ गए इधर ही। और बहनों ने क्या किया? बहनों में एक ने आर्किटेक्चर पढ़ा हैदराबाद से, अच्छा। लेकिन उन्होंने फाइनल ईयर तक जाके छोड़ दिया। बस वो उनका ये था कि उनको, हम लोग, फादर बहुत चाहते थे कि वो पढ़ें आर्किटेक्चर, कुछ भी पढ़ें, लेकिन जब वो आर्किटेक्चर में चलेंगे तो ही वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। और पूरा घर, उनके एग्ज़ाम होते थे, वो गुस्से में होती थी, और हम सारे जल्दी जल्दी उनके असाइनमेंट्स में रेंडरिंग कर रहे हैं और सब परेशान होते थे कि किसी तरह इनका एग्ज़ाम हो जाए। तो लेकिन वो खींच के फाइनल ईयर तक आई, बट देन वो शादी भी हो गई थी इस दौरान बीच में, फिर बच्चे हो गए। लेकिन बाद में भी कहते तो थे कि आप कंटिन्यू करें। उनके क्लास फेलोज जो फ्रेंड्स थे वो बहुत आते थे, कहते तुम आ जाओ, हम हेल्प करेंगे। सबसे बड़ा लेकिन मेरा ख्याल है वो गैप आ जाता है तो मुश्किल होता है। सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़े भाई हैं, वो पब्लिक सर्विस कमीशन में थे, पढ़ाते थे, टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन में, तो वो टीचर्स को ट्रेन करते थे। लेकिन फिर वो अमेरिका मूव कर गए, टेक्सास में। अच्छा। इरफान नाम है उनका, और वो टेक्सास में। फिर एक बहन है जो आर्किटेक्चर वाला है, जिनका जिक्र किया। एक और सिस्टर हैं जो ऑल्बनी में, यूएसए में।
फिर मैं हूँ, और फिर एक और भाई है जो जनरल प्रैक्टिशनर अब उसमें हैं मैनचेस्टर में, यूके में, और फैसल है, फैसल टीवी पे है। और एक बहन और है? नहीं, हो गई दो, एक अमेरिका और एक अच्छा, हैदराबाद, एक आर्किटेक्चर वाली हैदराबाद में, शी इज स्टिल देयर। अच्छा, सो ये सारे के भाई कहीं 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 हैं, तो अम्मी और अब्बू कहाँ हैं? तो अब्बू की डेथ हो गई थी अच्छा। 2013 में। अच्छा। जी, तो और अम्मी जो है वो अभी हैदराबाद में ही रहती हैं बहन की पास। अच्छा। और वो फिर ये कि बीच में हमारे पास आती एक जाती चक्कर रहती है। लगाते और हैं, वो खुद क्योंकि क्या? हैदराबाद में वो ज़्यादा शी वॉज मोर, हाँ वो। उनको कराची जब शिफ्ट हुई तो दे गॉट डिस्टर्ब, क्योंकि अच्छा। बुज़ुर्ग, और फिर वो अमेरिका भी गई एक और बहन के पास, बट वो वहाँ भी दिल नहीं लगा उनका, क्योंकि वो सोशल हैं बड़ी। और तो अब हैदराबाद में सारे रिश्तेदार हैं, लोग हैं, बहन हैं, उनके बच्चे भी हैं, तो वो ज़्यादा उधर होती हैं, और लेकिन आती हैं इधर, लाहौर भी, इस्लामाबाद भी, और जगहों पर। तो क्या सोचा है कि क्या करोगे आगे? आगे कुछ मैंने कभी सोचा नहीं कि आगे क्या करना है, सीरियसली कभी भी मैंने प्लान नहीं किया। ये खुद ब खुद होता चला गया। जो चीज़ें मिली हैं मैंने कभी अप्लाई नहीं किया किसी गैलरी में, किसी जगह। इवन मेरी वाइफ आयशा खालिद, जो मेरे ख्याल है मुझसे भी बड़ी आर्टिस्ट हैं और बेहतर भी हैं लेकिन उन्होंने भी, हम दोनों ने कभी नहीं ये किया कि हमें ये इधर शो करना चाहिए, इधर अप्लाई करना चाहिए। वी नेवर डिड दैट। हर चीज़ खुद ही मिली है, और हर चीज़ पे हम खुश रहे, लेकिन उससे बड़ी चीज़ मिलती गई। लेकिन मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी एक रहमत थी कि हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप मिली है, कोई चीज़ ऑल ऑफ सडन नहीं मिली। तो वी वर एबल टू डाइजेस्ट दैट काइंड ऑफ पोजीशन एट दैट मोमेंट, क्योंकि अदरवाइज दिमाग ख़राब होने के भी बड़े चांस होते हैं। तो ये क्या है, फेम क्या चीज़ है? पता नहीं क्या है? लोग मुझे कहते हैं आप मशहूर हैं, मैं हाँ। कभी आई नेवर थिंक अबाउट ये क्या है, क्या ये फेम, ये कामयाबी, ये क्या चीज़ है? ये तो आप ज़्यादा जानती होंगी, आप लोगों को तो, आप तो रोड पे नहीं जा सकते, हमें तो सब हाँ। पहचानते नहीं है, बट पता नहीं, मुझे लगता है जब आप को अपने काम से इश्क हो ना, कि आपके मकसद फेम नहीं है, आपका मकसद ये नहीं कि लोग पहचानें, आपका मकसद ये नहीं कि लोग तस्वीरें खिंचाएं, आपका मकसद कि आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है आप जो काम कर रहे हैं उससे, तो फिर फेम वगैरह बड़ी छोटी सी चीज़ें होती हैं आपके लिए। यू डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय दीज थिंग्स। और अगर आपका उसमें कोई गड़बड़ है तो फिर वो शायद फेम बड़ा ख़तरनाक हो जाता है, वो ख़राब कर देता है आपके काम को भी, क्योंकि आप उसमें पड़ जाते हैं ना एक और तरह की मार्केट के चक्कर तो में। आप एनसीए में क्या करने आए थे? पढ़ने तो मतलब इसमें पता था कि यहाँ से बड़े बड़े लोग निकले हैं और उनके इतने इतने बड़े नाम हैं, और चीज़ें टाइम के साथ पता ज़्यादा चली। पहले से कुछ ये नहीं था कि ये नहीं, मुझे ये भी नहीं पता था कि निकल के आप करेंगे क्या। मुझे लगता था एज एन आर्टिस्ट सर्वाइव करना मुश्किल है शायद। मुझे टीवी का बड़ा शौक था शुरू से, मैं टीवी बड़े गौर से फिल्म्स और टीवी देखता था। इवन मैं एनसी आने से पहले, और जब मैं काफ़ी अपने मैट्रिक के एज के टाइम पे 9th-10th मैट्रिक में था, तो मैं श्याम बेनेगल और सत्याजीत राय, मुजफ्फर अली, गुलजार, इनकी फिल्में बड़े शौक से देखता था। 10 दफ़ा देखता था एक फिल्म को। मैं बड़ा एंजॉय करता था कि ये इतनी रियलिस्टिकली कैसे बना लेते हैं चीज़ों को, उनकी एक्टिंग, उनकी डिटेलिंग। एक तो फिल्म वो थी जो एक सिनेमा है जो आपका है मेन स्ट्रीम, लेकिन मुझे फिर जब मैं इन लोगों की फिल्में देखता था तो मुझे बड़ी इंस्पायर्ड होता था। शोएब मंसूर का काम, शहजाद खलील का काम उस टाइम पे बड़ा फैसिनेट करता था मुझे, क्योंकि इतना सटल होता था और इतना रियल होता था सारा कुछ, वो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो किस तरह आँख जाती थी, क्या देख रहे होते थे फ्रेम में? हर स्टेज पे फ़र्क चीज़ होती थी। हाँ। जैसे एक टाइम था कि मैं कॉम्पोजिशंस देखता था कि मेन कैरेक्टर इधर है तो पीछे ब्लर हुआ हुआ है, डीफोकस किस वक्त कर रहे हैं, कब नहीं कर रहे, कॉम्पोजिशन क्या है, फ्रेम बड़े मज़ेदार हैं, अनयूजुअल हैं। श्याम बेनेगल की एक फिल्म थी मंडी, वो मुझे बड़ी मज़ेदार लगी, बहुत, मैंने कई दफ़ा देखी। गुलाम अब्बास की कहानी थी,
शॉर्ट स्टोरी थी आनंदी की। आनंदी की। तो वो मुझे बड़ा मज़ा आया था। उमराव जान मुजफ्फर अली वाली, बड़ा, मैं इन दो से तो बहुत ज़्यादा, these two were my most favorite films I think But the ever. colors fascinate करते थे। प्रोडक्शन, एक्टिंग, इमोशनल पार्ट, कि वो अक्सर फिल्मों में आपको फील होता है आप कुछ नहीं देख रहे, ड्रामे भी हैं ऐसे कई, और एंड में जाके पता चल, जब ख़त्म होता है आपको लगता है आपने बहुत कुछ देखा है। तो किसी का, मैं हमें नाम भूल गया, कोई टीवी का ही एक्टर था, वो अपने इंटरव्यू में कह रहा था कि ऐसे ड्रामे या ऐसी फिल्म्स होती हैं जो आप एक खाली कमरे से गुजर जाते हैं, लेकिन जब आप बाहर निकलते हैं आपको लगता है उधर बहुत कुछ था, वो जो खालीपन था, इट वॉज नॉट जस्ट द एम्प्टी रूम। तो मुझे ये चीज़ बड़ा, मैं टीवी से था, मैं सेट डिज़ाइन से पढ़ा, वो होते थे चौधरी, क्या नाम था उनका, शहबाज चौधरी। मैं उनके सेट से बड़ा इंस्पायर्ड होता था, क्योंकि वो बड़े मॉडर्न होते थे, वो ट्रेडिशनल अप्रोच नहीं थी उनकी, वो बड़े क्रिएटिव सेट्स लगाते थे। तो मैं शहबाज चौधरी के, मैं मेरी इतनी हो गई थी, इवन मैं बच्चा था, मतलब 8, 9, 10 ग्रेड में, लेकिन मुझे इतना हो गया था कि मैं अंदाज़ा लगा लेता था ये सेट किसने लगाया होगा पीटीवी पे, क्योंकि वो एक सेंसिबिलिटी मुझे, मेरी ऑब्जर्वेशन में आ गई थी कि किसकी क्या सेंसिबिलिटी है। सुल्ताना सिद्दीकी, फिर बाद में वो भी एक बड़ी मॉडर्न अप्रोच थी, सायरा काज़मी बहुत ज़बरदस्त, वो मुझे बड़ा मज़ा आता था इन लोगों के प्रोग्राम्स, टीवी ड्रामे। सो क्यों उस तरफ क्यों नहीं गए डायरेक्शन की तरफ? मेरी तो ख्वाहिश थी, मेरी तो बड़ी अरसे से ख्वाहिश थी, मेरी ख्वाब था ज़िंदगी का कि मैं फ़िल्म बनाऊं। अच्छा। हाँ, अभी तक, काफ़ी अरसे तक। तो फिर ख्वाब कहाँ गया? बस फिर आर्ट में, मतलब पेंटिंग वगैरह, आर्ट, वो भी आर्ट है, लेकिन मैं पेंट करना और ये इतने शोज़, मैं फिर उसमें इतना ज़्यादा होता गया कि आपको जब आप फिल्म बनानी है तो आपको 1-2 साल तो कुछ ना करें आप, फिर दिमाग खाली छोड़ दें, और मेरे लिए अब वो स्टेज बड़ी मुश्किल हो गई है। I was always interested into two opposite things blending together, whether conceptually or formally. पहला दिन कैसा था एनसीए में? क्या हुआ था? हर कोई कह रहा था ये बच्चा कौन, मुझे छोटा सा मैं लगता था नहीं फायदा उठाता था फिर लड़कियों में इस चीज़ का कि मैं छोटा हूँ लेकिन हाँ, वो समझते थे ये बच्चा कौन है। तो आवाज़ें भी लगा रही थी ख़वातीन कुछ, मैं बड़ा वो हो जाता था कि मैं हैदराबाद से आया हुआ एक सिंधी सादा इंसान, और एकदम से कोई लड़की आ गई कि ये बच्चा कौन बैठा हुआ है तंग करने को। तो पहला दिन अच्छा था। वो मैं आपको ड्राइंग की क्लास बताता हूँ। सलीमा हाशमी थी टीचर। अच्छा। और फर्स्ट क्लास थी ड्राइंग की। तो उन्होंने क्या किया, 10, 12, 15 लकड़ी की कुर्सियाँ एक बीच में ढेर लगा दिए, एक के ऊपर एक जैसे पाइल्ड अप कर दिया। और दैट वाज वेरी अनकन्वेंशनल वे ऑफ लुकिंग एट सम, इट्स स्टिल लाइफ। और ये वो टाइम था जब मैं एनसीआर कराची छोड़ के आया था, तो वो हालात बड़े ख़राब थे। एमकेएम और सारे जो मार्शल्ला, और नहीं मार्शल्ला नहीं था, शरीयत था उस वक्त, नहीं था उस वक्त नहीं था, बट वो लगा कर्फ्यू और डेमोन्स्ट्रेशंस होती थी और इस तरह की चीज़ें, बड़ा वायलेंस था। तो उससे निकल के जब मैं आया, मैंने जब उस कुर्सी को देखने, सब लोगों ने वाइट ड्राइंग शीट ली और उसकी बड़ी वेल ऑब्जर्व ड्राइंग करना शुरू कर दी सारी उस चीज़ की। मैं उसको देखता रहा, मुझे लगा था जैसे कोई वायलेंस, ये कोई सड़क पे लोगों ने फेंका, गुस्सा है, दिस इज़ मोर लाइक एन एग्रेशन टू मी। और मुझे लगता था ये गुस्सा है, ये कोई चीज़ है जो इधर इस तरफ रख दी गई है, तो रद्द अमल है किसी बात का। तो मैंने फिर अखबार लिया उसी टाइम का, जिसमें बहुत बड़ी न्यूज़ थी कर्फ्यू की और तोड़ फोड़ की, और उसके ऊपर वो ड्राइंग की थी चारकोल से। तो पीछे मेरा टैक्स था और ऊपर ब्लैक कलर की, और वो करके मैंने सबमिट करा दी। तो मैडम हाशमी जो थी, उनके ऑफिस में रख के मैं आ गया। फिर नेक्स्ट डे कोई आया कि आपको बुला रही हैं, रोल नंबर पता नहीं 32 था मेरा या 31 था, कि आपको कॉल कर रहे हैं टीचर। मैंने कहा ये तो मुझे डांट पड़ेगी कि मैंने यूज़ नहीं किया वाइट पेपर।
तो मैं गया, उन्होंने कहा ये क्यों किया तुमने? मैंने बताया मुझे फील इस तरह की फीलिंग आ रही थी, तो शी गॉट रियली हैप्पी। आई गॉट हाईएस्ट इन दैट प्रोजेक्ट एंड शी वांटेड टू सी मी, कौन है ये। दिस वाज माय फर्स्ट ड्राइंग क्लास। सो यू एंजॉयड दैट मोमेंट? बहुत ज़्यादा। बहुत खुश हुए थे? हाँ, फिर मैं खुश हुआ। फिर मैं हर क्लास में बड़ा एक्साइटेड किसको रहता बताया था कि सबसे आई शुड डू पहले? समथिंग विच अदर पीपल आर नॉट डूइंग। ओके। बिकॉज उनकी एक पहली बात ये थी क्लास में कि उन्होंने कहा कि आप 31 लोग हैं, 30 लोग हैं या जितने भी लोग हैं एक हाँ। सेक्शन में, तो हर इंसान इंडिविजुअल है, तो हर एक का काम इंडिविजुअल होना चाहिए सब। क्योंकि पहले दिन जब सब आए तो सब सफ़ेद पेपर और पेंसिलें लेके आके और ड्राइंग एक जैसी 30 ड्राइंगें बना के चले गए थे। तो मुझे वो बात बड़ी वो हो गई कि फिर मैं उसकी वजह से मैं हर क्लास में कोई नई चीज़ लाता था कि जो दूसरे So that लोग was ना life कर। changing, हाँ, है ना? वो काफ़ी लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो गया वो, है बिल्कुल। तो कि वो मैंने हमेशा अलग होना है। अलग होना है, कोई नई तरीके से वो बात करनी है, उस तरह नहीं करनी जैसे आप पहली दफ़ा सुन के कंसीव करते हैं। तो ये था। फिर क्या किया उसके बाद? उसके बाद बस फिर मैंने, हमारे यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऐसा है कि आप थर्ड ईयर में यू चूज़ वन ऑफ द एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। अच्छा। सो आई टुक पेंटिंग एज माई मेजर एंड प्रिंट मेकिंग एज माई इलेक्टिव। मिनिएचर पेंटिंग इसमें कहीं नहीं थी। आई एम ट्रेंड एज अ मिनिएचर पेंटर। तो फिर जो मिनिएचर के टीचर थे ना, मैंने क्योंकि सेकंड ईयर में हमें एक ब्लॉक करना होता है हर एज एन इंट्रोडक्शन, तो ही वॉज ऑलवेज अप्रिशिएटिंग व्हाट आई वाज डूइंग इन मिनिएचर स्टूडियो। तो प्रोफेसर बशीर अहमद, तो जो सर बशीर थे वो हमेशा मुझे कहते थे कि तुम ये करो मेजर, और मैं नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे जो पेंटिंग में एक फ्रीडम था, एक आज़ादी थी, मुझे लगता था मिनिएचर में वो नहीं है। नहीं, वो तो बहुत आप बैठ जाएं और बस हाँ, करें और बिल्कुल। कॉपी वर्क कर लें 10-12 और 2 साल आप कॉपियाँ ही बनाते रहेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे जो ट्रेडिशनल एग्जांपल्स हैं मिनिएचर पेंटिंग की। तो आई वाज फीलिंग अ बिट बोरिंग थिंग, और आई वाज थिंकिंग मे बी आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ टेम्परामेंट कि मैं इतनी देर बैठूं और एक ही पेंटिंग को बनाता रहूं और बस कुछ ना करूं। तो मैं आई वाज एंजॉइंग मोर इनटू पेंटिंग स्टूडियो। बट वो मुझे इतना कहते थे, फिर मैं कुछ हुआ, मैंने कहा ये अगर कह रहे हैं तो कोई वजह होगी इसके पीछे, एक टीचर जब आपको इतना कह रहा है। और मैंने उनसे कहा मैं नहीं कर सकता। कहेंगे नहीं, मैं तो देख में से आती हुई खुशबू से बता सकता हूँ कि अंदर कौन सी क्वालिटी का चावल पक रहा है। तो मुझे वो बात अभी तक दिमाग में रह गई। और फिर मैंने एक दो अपने जो फेलो आर्टिस्ट थे उस वक्त, बैचमेट्स से, सीनियर थे मुझसे बेसिकली, बट हम दोस्तियाँ थी हमारी, उनसे डिस्कस किया कि मैं ये करना चाहता हूँ लेकिन मुझे लगता है क्रिएटिविटी का मार्जिन नहीं है। वो कहती थी, मुनीबा नाम था उनका, अब वो शायद दुबई में कहीं मिडिल ईस्ट में। तो मैंने गर्ल्स हॉस्टल गया, मैं उधर हम बैठे कंपाउंड में, और मैंने मुनीबा से बात की कि ये इस तरह मुझे कह रहे हैं, मैं आई एम नॉट श्योर कि वेदर आई शुड जस्ट लीव पेंटिंग एंड जॉइन दिस मिनिएचर डिपार्टमेंट। तो उसने कहा कि मुझे लगता था कि उधर क्रिएटिविटी नहीं है। कहीं बट यू कैन डू दैट, यू कैन एक्सप्लोर दैट ट्रेडिशन और मीडियम। और फिर मैंने सोचा कि हाँ, मेरे पास जहन में आइडियाज़ तो थे कि मिनिएचर में, मतलब मैं अपने आप से सोचता था कि ये क्यों नहीं करते या ये क्यों नहीं करते, हमेशा ऐसे क्यों सोचते हैं, एक ही तरह से क्यों सोच रहे हैं सारे। तो इसमें ये भी तो हो सकता है, यू कैन एट द सेम टाइम यू कैन डू समथिंग न्यू, बट एट द सेम टाइम यू कैन कीप द ट्रेडिशनल वैल्यू ऑफ दैट जॉनरा। तो फिर मैंने चेंज कर लिया डिपार्टमेंट। मैंने कुछ आइडियाज से, फिर मैंने अपने टीचर से डिस्कस किया, मैंने कहा ठीक है तुम करना है अगर तुम करना चाहते हो तो। एंड देन आई जॉइंड मिनिएचर डिपार्टमेंट। एंड यू डोंट रिग्रेट इट? नो नेवर। क्योंकि वो इतनी फाइन आर्ट फाइन है ना, इतनी फाइन है, और उसमें इतना पेशेंस दूसरी चाहिए चीज़ है होता कि है। मुझे लगता था कि वो चीज़ है जो मैं सिर्फ एनसीए से सीख सकता था। एनसीए वाज द ओनली इंस्टीट्यूशन एट दैट टाइम स्पेशली इन द वर्ल्ड हु वाज ऑफरिंग ए 4-year degree undergrad program in miniature painting, and I was very much fascinated by that idea. तो मैंने फिर कहा कि नहीं, मुझे ये करना है, और ये ऐसी चीज़ है जो मैं अभी सीख लूँगा, बाकी चीज़ें मैं कहीं और दोबारा आई कैन गो बैक टू स्टडीज़। पेंटिंग में कहीं और भी कर सकता हूँ, किसी और तरह भी। बट हुआ ये कि फिर मैंने अपना इलेक्टिव भी चेंज किया, प्रिंट मेकिंग के बजाय आई वेंट इनटू पेंटिंग।
और मैंने फिर पेंटिंग की जो सेंसिबिलिटी थी, फ्रीडम था, उसको यूज़ किया अपनी मिनिएचर ट्रेडिशन में. आई मेड ए ब्रिज बिटवीन टू थिंग्स टुगेदर. और वो बड़ा चैलेंजिंग था. उसकी जो मार्क मेकिंग थी और ये सारा कुछ मुझे बड़ा मज़ा आता था, जो प्रोसेस होता था चीज़ों का. और मिनिएचर में आप बिल्कुल उसको एकेडमिकली फॉर्मली फिनिश करते हैं चीज़ों को. एंड आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन टू अपोजिट थिंग ब्लेंडिंग टुगेदर, वेदर कॉन्सेप्चुअली और फॉर्मली. मिनिएचर की जो सेंसिबिलिटी थी और उसमें जो, लेकिन उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम पेंट जो है वो पेपर की एज पे चेक करते हैं कलर फाइनल पेंटिंग में लगाने से पहले. हम ड्राइंग कलम चलाते हैं, हम कुछ लाइनें ऐसी लगाते हैं जो काफ़ी गंदा कर देते हैं पेपर को. लेकिन जो बीच में पेंटिंग है वो बड़ी खूबसूरत होती है, बड़ी ब्यूटीफुल होती है, बड़ी एग्जॉटिक होती है. और उस जो गंध है, गंध मैं उसको गंद नहीं समझता, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ जो लोगों की नज़र में गंदगी की हुई होती है, मैसी चीज़ें हैं, उसको छुपा दिया जाता है, वेदर अंडर द ब्यूटीफुल बॉर्डर्स और माउंट के पीछे और फ्रेम के अंदर. एंड आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इनटू दैट प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए मिनिएचर पेंटिंग. सो आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग दैट प्रोसेस इनटू माय केयरफुली ब्यूटीफुली रेंडर्ड इमेजेस. और वो जब ब्लेंड हुआ तो वो एक और तरह की, वो मुझे बड़ा, उसमें एक मुझे लगता था लाइफ आ जाती थी चीज़ों में. मुझे लगता था जैसे वो बहुत और ज़िंदा हो गई हैं चीज़ें, अलाइव हो गई हैं. दैट इज़ मोर अबाउट द रियलिटी, जिसमें हर चीज़ खूबसूरत नहीं होती. कुछ चीज़ें बड़ी लूज़ होती हैं जो अपनी मर्ज़ी से मूव करती हैं, आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होती हैं. तो ये कहाँ से आया था ये कि टोटल एब्सोल्यूट chaos में से फिर आप ऑर्डर निकालेंगे, या बदसूरती में से खूबसूरती निकालेंगे? मुझे लगता है हर चीज़ खूबसूरत होती है. जैसे आप फिरें शहर में, हर चीज़ अच्छी लगती है. कचरे में भी खूबसूरती होती है, यानी कि अंदर होनी चाहिए. अंदर शायद है. अगर अंदर खूबसूरती है तो फिर हर चीज़ में बाहर हर खूबसूरती चीज़ को आप देखते हैं उस तरह से. तो कितना कुछ बदल गया जिंदगी में ये सब कुछ जब हुआ इर्द गिर्द. बहुत कुछ. खुद किस तरह बदले, अंदर से किस तरह बदले? पता नहीं, सोचा नहीं कभी. बदल गया. नहीं सोचा है कभी सवाल किया अपने आप से? मुझे लगता है मैं, हाँ, चीज़ें थोड़ी सी आप लाइफ में और चीज़ें होती हैं, फिर आप चेंज होते तो जाते हैं, जाहिर है बड़ी चीज़ें फर्क हो जाती हैं. पहली मोहब्बत कब हुई थी? वो थोड़ी बताऊंगा. मैं अच्छा, दो चीज़ों पे आता हूँ. एक तो ये कि आयशा से मैं मिला था NCA में जी. फिर वहाँ आयशा पहली मोहब्बत है और आखिरी कह सकते हैं. उससे पहले कोई नहीं आया? झूठ बोल रहा हूँ, कह सकते हैं. घर भी जाना है. नहीं, उससे पहले थी. अच्छा. मल्टीपल चॉइसेस. अच्छा. लेकिन वो कुछ होने से पहले खत्म हो जाता था. अच्छा, वो वन साइडेड होता होगा ना, है ना? देख लिया और अच्छे लग गए. तो क्या चीज़ अच्छी लगी थी आयशा की? क्या चीज़ अच्छी लगी थी? बड़ी सादगी थी चीज़ों में, और काम में बड़ी कमिटमेंट थी बहुत ज़्यादा, और एक लट थी जो यूँ लटकी रहती थी. तो अब नहीं है वो. अब मुझे याद आया, अब नहीं है ना. उसको दिल चाहता होगा दफा ऐसे ना, ऐसे करके परे कर दे, पीछे कर दे, है ना. दिस इज हाउ इट स्टार्टेड. जी. लेकिन हमारा कोई इतना वो कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई थी लॉन्ग, बड़ा क्विक था. अच्छा. कोई नहीं. कॉलेज, एक तो हम एज ए फ्रेंड, मतलब कॉलेज में होते हैं लोग, तो कोई बातचीत नहीं थी हमारी. तो किसने प्रपोज किया था? किसने प्रपोज किया था? आयशा ने कहा, मतलब उस तरफ से था. लेकिन ऐसा नहीं था कि वो जो मैं बोलता हूँ तो वो ये ना लगे कि फिल्मी तरीके से प्रपोज हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं था. लेकिन एक चीज़ थी जो बहुत ज़्यादा थी, और वो हो गई. बड़ा क्विक हुई. क्विक हुई. हाँ जी. क्या किस तरह की थी शादी? जल्दी से, अच्छा चलो आओ चलो शादी. नहीं, फिर अपने घर वालों से बात की. तो आयशा, उन्होंने, मेरे घर वाले तो कहते थे जहाँ करें, जहाँ मर्जी, जल्दी पसंद करें, खुद ही करें, हमें ना भेजें कहीं पसंद करने को लड़की. तो वो फौरन आ गए थे लाहौर, फिर रिश्ता भेजा. तो
बस। क्या चीज़ थी जिसने कहा कि ये जीवन साथी है, मेरा पार्टनर बन सकता है ये? हाँ। कोई ख़ास चीज़ होती है ना इंसान की। लट तो थी ना एक, मैं बिल्कुल नहीं, लट अब की तो मैं वजह से आयशा से लट तो मैं बोल रहा हूँ कि लट थी। मुझे आपने कहा कि क्या चीज़ अच्छी लगती थी, वो हाँ, जो पहली चीज़ नोट की थी हाँ। मैंने, वो एक थी जो बाद में आई थी। लट शुरू में नहीं थी वैसे। अच्छा। तो ऐसी क्या बात थी आर्ट के अलावा एज अ ह्यूमन बीइंग? एक कंटेंट वो था, मिजाज था, और बहुत ज़्यादा सोच समझ के, मतलब समझदारी और सोच के साथ। आप पीछे मुड़ के देखते हो तो कोई ऐसी चीज़ है जिसे बदलना चाहोगे? नहीं, कुछ नहीं बदलना चाहूँगा। बड़ा सोचने वाला जैसा। नो बट आई थिंक लोग खुश रहते हैं जैसे वो हैं। हाँ। वो नहीं रिग्रेट करते कि ठीक है वो पार्ट ऑफ लाइफ था, वो हो गया। मुझे लगता है जैसे बदलना तो नहीं चाहूँगा, नहीं। लेकिन जो टाइम एंजॉय किया वो स्टूडेंट लाइफ का टाइम था, जो पढ़ने का था एनसीए में 4-5 साल, वो आई थिंक बेस्ट टाइम कि वो चाहोगे कि फिर आ जाए। हाँ, वैसे वो आ सकता है। आ गया, परसों आया है। कैसे? वो एलुमनाई डिनर था, तो मैंने परफॉर्म किया स्टेज पे बड़े सालों बाद अपने उसी टाइम के फ्रेंड्स के साथ। रियली? आई एक्टेड ऑन थिएटर। ओह, तो किस तरह के ड्रामे किए थे कॉलेज में, क्या क्या किया था? एहसन रहीम जो डायरेक्टर हैं, जी बिल्कुल। वो, मैं, एक हमारे दोस्त हैं अतीक, इस्लामाबाद में आर्किटेक्ट हैं, वो, नदीमुल हसन, जवाद बशीर, फैसल कुरैशी, ये सारा वही टाइम था। आप लोग कितना मजा करते होगे, टोटल मैडनेस। बहुत ज़्यादा हमने स्किट्स किए, बहुत ज़्यादा थिएटर किया, ड्रामा किया, पपेट्स किए। पपेट में मेरा इंटरेस्ट था बहुत ज़्यादा। तो एक्चुअली जो मिनिएचर कुछ और चीज़ थी और थिएटर का स्केल कुछ और था। आई थिंक दीज आर ऑल्सो टू अपोजिट थिंग। अब लोग मुझसे कहते हैं कि मिनिएचर करके वो चैलेंजिंग होगा तुम्हारे लिए, जो स्केल चेंज हुआ, बट आई नेवर फेल्ट लाइक दैट। मुझे लगता है मैं बड़े आसानी से उसको हैंडल कर लेता था। किसी भी स्केल पे आप काम को मैं कंसीव कर लेता हूँ और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो मुझे वो कभी वो नहीं लगा कि इस वजह से मुश्किल नहीं लगा कि मुझसे कंट्रोल में नहीं आ रहा, ये रीज़न नहीं हुआ। लेकिन उसकी वजह थिएटर भी है बेसिकली, क्योंकि आप स्टेज देखते हैं तो बहुत बड़ा इसका वो होता है ना, प्रोसीनियम पूरा, बिल्कुल, और ऑडियंस इतनी सारी, और उसके साथ काम करना टीम के वॉइस साथ, भी आपने प्रोजेक्ट करनी वॉइस है, भी आपने करनी है, हाँ, किस तरह खड़े होना है, आपकी किधर मूव्स भी देखना है। है ना, एज कंपेयर टू बिल्कुल छोटी स्क्रीन के लिए अगर आप वो बैक करके नहीं पूरे डायलॉग दे सकते ना, आपने जेस्चर कराना कि आप इधर देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअली आप उधर देख रहे होते हैं ताकि आवाज़ जा सके लोगों तक। तो वो सारी चीज़ें बड़ा, वो सब एंजॉय किया बहुत ज़्यादा। ये अवार्ड्स कितने ज़रूरी होते हैं एक आर्टिस्ट के लिए, पजीराई? कुछ चीज़ें उस वक्त लगती हैं कि बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन जब आप शायद आगे निकल जाते हैं तो आपको लगता है अच्छा है, ज़रूरी है। ज़रूरी ऐसे हैं कि अवार्ड तो नहीं होता ना कि ये अवार्ड आपको फर्स्ट प्राइज़ मिल गया। अवार्ड कुड बी लाइक कि आपने काम बनाया, उसको अप्रिशिएट करते हैं, या लोग पीपल गेट दैट वर्क, तो आप फील करते हैं आपका मकसद पूरा हो गया। वो अवार्ड होता है जो रिस्पॉन्स होता है लोगों का उस काम के ऊपर। तो जैसे मैं काबुल में था, अफगानिस्तान, वहाँ एक शो किया था हमने 2008। तो उसमें वो था बाग़ बाबुर पुराना, अब आगा खान फाउंडेशन ने उसको पूरा रिस्टोर किया वॉर के बाद, इतने सालों की वॉर, और पूरा रेनोवेट किया, रेस्टोरेशन की, और उसको दोबारा से लोगों के लिए खोला। तो जिस फर्स्ट चीज़ जो हुई उधर, वो कंटेम्प्रेरी आर्ट की एग्जीबिशन थी, तो जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और ईरान और अफ़गानिस्तान, नो सॉरी नॉट इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, 3 कंट्रीज़ के आर्टिस्ट थे। और मुझे भी इनवाइट किया, आयशा को भी इनवाइट किया, और हमने वहाँ कुछ साइट स्पेसिफिक प्रोजेक्ट किए थे। तो मैंने वहाँ पेंट किया था बाग़ बाबुर में, क्वीन पैलेस के अंदर, कसरे मलका,
उसको वो कहते हैं। तो वो जो मैंने पेंट किया, तो वो जो मज़दूर वहाँ काम कर रहे थे, अब मज़दूर वहाँ जो इन्होंने जंगें ही देखी पूरी ज़िंदगी उनकी, वो वॉर अभी तक वो उसी हालत है, जंग में बेसिकली। तो वो हमेशा आके खिड़की से शीशे के थ्रू मुझे देखते थे, मैं बैठा हुआ ज़मीन पे पेंटिंग कर रहा हूँ, और फिर चले जाते थे, फिर आते थे, फिर देखते थे रोज़ाना। फिर एक दिन बात की उन्होंने मुझसे, तो मैंने कहा क्या हाल है, कैसे हैं? मैंने कहा कैसा लग रहा है तुम्हें एग्जीबिशन, जब बाकी काम भी लग चुके थे, तो ओपनिंग नहीं हुई थी शो की। तो कहेंगे ये हमें बड़ा अच्छा लगा, पूरा बहुत अच्छी है एग्जीबिशन। मैंने कहा अच्छा, सबसे अच्छा क्या काम लगा? वो तो बड़े खूबसूरत काम थे, फ्रेम हुए हुए और दीवार पे लगे हुए। मुझे तो हमें ये अच्छा लगा। मैंने कहा शायद इसलिए कह रहे हैं कि मैं हूँ। तो मैंने कहा अच्छा क्यों, ये क्यों अच्छा लगा? यहाँ तो बड़ा कुछ लगा हुआ है। कहेंगे नहीं, बाकी काम तो पैक होके वापस चला जाएगा, ये ऐसा काम है जो तुमने हमारे लिए किया है और ये यहीं रह जाएगा, तो आप इसको लेके नहीं जा सकते, यू पेंटेड द फ्लोर। तो मुझे उनका इतना वो इमोशनल, एक टची सी चीज़ थी। और ये उस लोगों से कमेंट आया जो जिन्होंने जंग ही देखी है, और शायद इस तरह से कंटेम्प्रेरी आर्ट को वो फर्स्ट टाइम और ऐसे एक्सपीरियंस। जंग देखिए कि उनके अपने काम में, उनके कार्पेट्स में अब उनके मोटिव्स ही बदल गए, मोटिव से बदल गए। तो मुझे बड़ा वो लगा कि कितना स्पीक करता है आर्ट। फिर जो शारजाह बाइनियल की मैं बात कर रहा था, जहाँ मैंने वो कोर्टयार्ड में ब्लड वाला किया, तो वो जो रिस्पॉन्स था लोगों का, वो बहुत बड़ा मुझे लगा था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आर्ट एक्चुअली लोगों को रुला सकता है फिजिकली। मतलब लोग, पीपल वर क्राइंग, बहुत से लोग वहाँ बैठे हुए आंसुओं से रो रहे थे जब वो काम को देख रहे थे। दे वर कनेक्टिंग देमसेल्फ विद दैट आर्ट वर्क, दे वर कनेक्टिंग विद देयर कंट्री, विद देयर ओन एक्सपीरियंसेस। तो वो, और मुझे लगा मैंने कोई गलत चीज़ कर दी है कि ये लोग इतना ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं इस काम के ऊपर। उस पर मुझे अवार्ड मिला था शारजाह आर्ट फाउंडेशन की तरफ से। उनकी जूरी बड़ी एक्सक्लूसिव किस्म की जूरी थी, इंटरनेशनल, और उन्होंने मुझ पर अवार्ड दिया था जो इनके किंग हैं शारजाह के, उन्होंने। लेकिन उस अवार्ड से ज़्यादा वो जो रिस्पॉन्स था लोगों का, रिएक्शन था, उस शो में को अटेंड करने पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे। आर्ट सर्कल के भी थे, म्यूज़ियम्स के भी थे, आम लोग भी थे, पाकिस्तानी भी थे, इंडियंस भी थे, साउथ एशियन थे, अरब्स थे, यूरोपियन थे, जापानीज़ थे, अमेरिकन थे, और हर इंसान अपना कनेक्शन बना रहा था उस काम से। अमेरिकन थे, वो इमीडिएटली 9/11 को साथ कनेक्ट करते थे। यूरोपियन थे, वो वर्ल्ड वॉर 2 का एक्सपीरियंस सारा उसके थ्रू देख रहे थे। तो और पाकिस्तानियों का हमारा एक और डायरेक्ट, हम तो 9/11 में पिसे हुए लोग थे, तो हम और तरह से देख रहे थे। अरब स्प्रिंग था, तो वो उनकी एक और कनेक्शन था। और लेकिन जो एक जापानीज़ औरत थी, वो शी वॉज क्राइंग। तो मैंने कहा कि आप, इसको क्या मसला हुआ है? तो वो कहती है कि मुझे सुनामी की याद आ गई, क्योंकि इट वॉज ऑल लाइक वाटर लाइक इमेजरी, क्योंकि ब्लड था, बट इट्स अगेन लिक्विड है, जिस तरह की इसकी वो है ऑर्गेनिक जो फ्लो था, वो शी वॉज लुकिंग एट इट एज समंदर जैसे खा जाता है। वैसे मैं ये पूछना चाह रही थी कि ये जो आप काम किया है सारा, ये वो काम है जो रह जाएगा वहीं, आप छोड़कर आ जाते हो? नहीं, आप इसको साथ लेके नहीं आते? उस वक्त कुछ होता नहीं छोड़ है? के भी नहीं आता। आपको पता है ये बहुत बड़े स्केल के काम है, फिर और ये धो देते हैं शो के बाद। है? वी वॉश देम ऑफ, यू कैन नॉट सी इट अगेन। तो एज एन आर्टिस्ट कुछ होता नहीं है? खुशी होती है। देखिए, ये भी क्वालिटी उस काम की। वो काम वहाँ किया, वो ख़त्म हो गया, इट अपेयर्स अगेन इन सम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के किसी और कोने में निकला, वो तो दोबारा नहीं होगा वैसा। वो नहीं होता, बट वो एक और नई शक्ल में अपेयर हो जाता है ना। तो नेचर, चीज़ें ग्रो करती हैं, गायब हो जाती हैं, फिर ग्रो कर जाती हैं। बट एज एन आर्टिस्ट हाउ डू यू लेट गो? क्योंकि आर्टिस्ट तो नहीं जाना चाहता कि उसकी चीज़ जो है। एंजॉय दैट फैक्ट, बिकॉज वो काम सिर्फ इमेजेस में है। वो काम बड़ा स्पेशल है उन लोगों के लिए जो उसको देखने आ रहे हैं। उनको पता ये काम 6 महीने बाद नहीं होना यहाँ, बस फिर वो गायब हो गया काम। फिर कब निकलेगा, किस शक्ल में निकलेगा, किसी को नहीं पता। तो लेट गो कैसे करते हैं? अपने हाथ से बनाई हुई, अपने दिमाग से सोची हुई चीज़ आपके सामने आती है, बड़े से स्केल पे बनती है, दिनों इस्तेमाल होते हैं,
छोटी छोटी डिटेल में काम होता है और फिर आप कहते हैं मैं खड़े होकर देखता हूँ उसको धो देते हैं। हाउ डू यू लेट गो? एक आर्टिस्ट तो चाहता है कि हमेशा हमेशा के लिए उसका आर्ट कैद हो जाए। मैं जो हूँ, हर आर्ट की मुख्तलिफ फॉर्म्स है ना। आर्ट, कुछ आर्ट है जो परमानेंट होता है, जिसमें हम बड़ा ख्याल रखते हैं कि पेपर कहीं ख़राब ना हो। वो जो टेक्नीशियन अगर मेरे साथ कोई काम कर रहा है, मैं कहता हूँ जी कितने साल ये कैनवस इस पर स्ट्रेच रहेगा, वो कहे जी ये बड़ा मजबूत है। मैंने कहा अच्छा कितने साल रहेगा? वो जी 4-5 साल, इसको कुछ नहीं होना। मैंने कहा 4-5 साल नहीं, 400-500 साल की बात करो तुम। क्योंकि आर्ट वर्क है, इसको हमेशा रहना है। तो उस काम में आई एम वेरी कॉन्शियस कि मैं क्या मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ, उसको ख़राब ना हो जाए, कुछ ना हो। बट ये इस काम की क्वालिटी है जो मैं साइट पे जाके करता हूँ, उस जगह पे पेंट करता हूँ, कि वो कुछ अरसे बाद वहाँ से गायब हो जाएगा। गायब हो जाए, बारिश आए और आके धो दे उसे। और धो दे। बारिश से नहीं धुलता, वो इतना मजबूत नहीं। सैंड ब्लास्ट करते हैं, पावर वॉश होता है, सैंड बड़ा अजाब बन जाता है इसको धोना। बट दैट इज़ द आइडिया कि वो जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ पे वो परमानेंटली उसको छोड़ा जाए, तो इसलिए वो धोना होता है हमें। वो फिर बड़ा चैलेंजिंग होता है उसको क्लीन करना। बिकॉज मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम की मैंने रूफ टॉप की थी पेंट 2013 मई में। तो वो तो बर्फबारी में भी रही, तूफान भी आए, सब कुछ, उसको कुछ नहीं हुआ। वो तो म्यूजियम था, तो देवर चेकिंग, केमिकली टेस्ट होते थे कि इसको कोई फेड तो नहीं हो रही पेंटिंग। तो कुछ it was perfectly fine, but then they had to spend a lot of money, hell of money to clean that piece. So फिर वो उन्होंने पूरा सैंड ब्लास्ट किया था पूरी छत को। लेकिन अभी भी कुछ मार्क्स रह गए। And you were there? No, I never saw my work going away. कभी नहीं देखा, पीछे मुड़ के नहीं पलटे के देखूं करके ओपनिंग होती है, नेक्स्ट डे फ्लाइट होती है, मैं पाकिस्तान आ जाता हूँ। एक दिन एक्स्ट्रा नहीं ठहरता। नहीं पूछता भी नहीं कि तस्वीर भेजे हैं धुलने की। क्यों? बस काम, मेरा जो काम था मैंने कर दिया, ख़त्म हो गया और आगे निकल गए। बस आगे चले गए, अगली चीज़ें। ऐसे ही होना चाहिए। तो जो लोग पकड़ के बैठते हैं, फिर आप वहीं उसी टाइम में फंस जाते हैं। हाँ। प्रोग्रेस नहीं कर पाते। अगर मैं कहूँ कि उस हद तक पकड़ना चाहिए जब तक वो अच्छा, वो आपके आज को स्ट्रेंथ देती है वो चीज़। पीटीवी का ड्रामा मैं शायद आज भी देखूं नया ड्रामा बनाने के लिए, क्योंकि उसकी जो एक्टिंग लेवल है, जो मैच्योरिटी है, जो चीज़ों की, वो समझने के लिए कि उसको दोबारा कैसे लाया जाए अगर मैं अब ड्रामा बनाऊं। और मॉडर्न चीज़ें, फिर जाहिर है जो इस दौर की अच्छी चीज़ें वो यूज़ हों, लेकिन उसकी जो अच्छी चीज़ें थी वो उनको लाया जाए। लेकिन मैं उसको इसलिए नहीं देखूँ कि मैं कहूँ बस वही टाइम था और वही होना चाहिए। वैसा तो कभी नहीं होता। आर्ट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको ज़िंदा भी तो रहना है। मतलब आर्ट आपको हर चीज़ में, आप देखें, हर आर्ट देखने का तरीका, हर इंसान का फ़र्क, हर इंसान के लिए फ़र्क चीज़ आर्ट होगी। बड़ी चीज़ें जो अब मुझे काफ़ी चीज़ों में आपको लगता है कि एक टाइम था कि हम जब पढ़ते थे एनसीए में, तो पंजाबी फिल्में थी, मदिया शाह, रीमा, इन लोगों की, और सुल्तान रही, ये सारा सिनेमा जो था। तो वो जब हम एनसीए में आए तो हम वी स्टार्टेड एंजॉयिंग दैट सिनेमा, और हम उसकी, हमारी रीडेबिलिटी फ़र्क हो गई उस चीज़ के लिए। पहले से हम कहते हैं ये क्या बकवास है, हमने तो नहीं देखना, चीप है, ये है। लेकिन बट देन वी वर लुकिंग एट द सेम थिंग इन ए वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव। तो उस जगह, उस सिनेमा की एक अपनी वो थी प्लेसमेंट। तो ऐसी चीज़ें हर इंसान अपनी तरह से चीज़ें देखता है, और वो इसके लिए आर्ट हो सकता है। और सलीका है बेसिकली, वो आपको इंसान बनाता है, मुझे लगता है आर्ट। आर्ट से डरते क्यों हैं फिर? क्योंकि वो सच भी बोल रहा होता है ना। आर्टिस्ट अगर सच्चा है, और अगर झूठ बोल रहा है आर्टिस्ट, तो वो भी नजर आ जाएगा। तो जब आर्ट इंसान को इंसानियत सिखाता है ना, सच सिखाता है,
फिर तो नहीं डरना चाहिए, फिर तो सबको आर्टिस्ट होना चाहिए, बग़ैर खौफ व ख़तर के बरमला इजहार करना चाहिए जो भी आपके अंदर है। मगर हम इतना डरते हैं आर्ट की तरफ जाते हुए, हम NCA में बच्चों को भेजते हुए, अगर आर्टिस्ट हों तो आप कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं ये क्या तुम लकीरें खींचते रहते हो, कीड़े मकोड़े, है ना, कुछ और करो। क्यों वो है? खैर वो और भी चीज़ें कि हमारे यहाँ वेस्ट में भी ये है कि अगर कोई आर्ट बच्चे सोचते हैं तो बड़े, मैं लोगों से मिला हूँ जो कहते हैं हम डर गए थे, हमारा बेटा कह रहा है हमने आर्ट पढ़ना है। सो इट्स नॉट लाइक सिर्फ हमारी सोसाइटी में ये चीज़ है, लेकिन ज़ाहिर है उनका स्केल कुछ और है एप्रिसिएशन का। तो लेकिन दूसरी तरह से भी लोग सोचते हैं कि नहीं पेंटर ना बनना प्लीज़, भूखे मरोगे। तो वो वहाँ भी ये चीज़ है, दिस आइडिया एग्जिस्ट देयर एज वेल। और हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी स्केल पे है, लेकिन अब चेंज हो गई हैं, बड़ी चीज़ें चेंज हुई हैं मीडिया से, इंटरनेट के थ्रू इंफॉर्मेशन अब फास्ट हो गई, लोगों को उसकी वैल्यू समझ आ रही है, समझ आ रही है। और अक्सर लोग कहते हैं कि हमने आर्ट ही किया होता, हम क्यों डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, ये भी होता है। लेकिन ज़ाहिर हर फील्ड की अपनी ज़रूरत है। जब पहला बेबी पैदा हुआ था और फिर दूसरा गोद में जब उठाया था, क्या फील हुआ था एज एन आर्टिस्ट? हाउ डिड यू लुक एट द बेबी? क्या फील हुआ था? बड़ा बच्चों के बारे में जब हम ट्रैवल करते थे बच्चे रोते थे, मैं कहता ये क्या मुसीबत है जहाज़ में। हाँ। अब 6 घंटे इनका रोना सुनना है आपने। जब अपने बच्चे हुए तो हम आराम से बैठे रहते थे, बच्चे रो रहे हैं क्यूट। बाकी जो गैर शादीशुदा है बहुत बेजार हुए होते थे कि ये क्या। तो मुझे उसके बाद फील हुआ कि सारे बच्चे एक जैसे हैं, कोई फ़र्क नहीं है। जो बच्चे मांग रहे हैं सड़कों पे उनके लिए ज़्यादा परेशानी होगी कि ये इनकी फीलिंग तो वही है जो मेरे बच्चे की है, बट कितना डिफरेंस है कि ये कैसे पलता है। शुक्र है अल्लाह का। और वो बच्चे बेचारे बदकिस्मत है, सर्दियों में बगैर जूतों के उनको पता नहीं कौन खींच रहा है, कौन सड़कों से। मुझे समझ नहीं आती कि ये चीज़ ये इतनी मुश्किल तो नहीं है इसको कंट्रोल करना हुकूमत के लिए, जो भिखारी बच्चों को यूज़ करते हैं टू गेट समथिंग फ्रॉम पीपल। तो पता नहीं क्यों नहीं रोक पाते। ये पूरी चेन है मुझे लगता है जो सारे सिस्टम को चला रही होती है। तो अपने बच्चे भी होते हैं हर आगे सबके, लेकिन वो नहीं इतने बेहिस कैसे हो जाते हैं। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा आई खुद माँ बाप बनने के बाद। हमने बाकी बच्चों को फ़र्क तरह से देखना शुरू कर दिया और लेना शुरू कर दिया। फिर फ़र्क नहीं फील होता था उन बच्चों में और अपने बच्चों में। बच्चे किस तरफ जा रहे हैं? कलर्स में है, पेंट्स में है? नहीं, वो दे both have good sensibility and appreciation for art, but they don't want to be an artist. तो वो नहीं, शुरू में वो जो मेरा बड़ा बेटा है वो इतना अमेजिंग काम करता था, और छोटा भी अब्दुल्ला है और बड़ा अहमद है। तो अहमद और अब्दुल्ला दोनों काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार काम करते थे, लेकिन कभी उन्होंने कहा नहीं कि हम आर्टिस्ट बनना है। फिर अब दे आर इनटू म्यूजिक आल्सो, व्हिच इज़ आल्सो आर्ट फॉर्म है। Are you ever jealous of your wife? नहीं, नेवर। कोई रावलरी नहीं है? नहीं, हम तो साथ, हम स्टूडियो शेयर करते थे, एक साथ बैठते थे। अच्छा। हर काम बना रहे हैं तो डिस्कस करते थे। हाँ। उस वक्त काम स्केल छोटा था, फिर काम का स्केल हम दोनों का बड़ा हो गया, चेंज हो गया, तो हमें स्टूडियो सेपरेट करने पड़े। लेकिन पहले हम एक ही स्टूडियो में होते थे। तो कलर भी शेयर कर रहे हैं। ज़्यादातर मैं बेगम के रंग यूज़ करता था। वो बेचारी मेहनत से बनाती थी, मैं उसको थोड़ा सा ब्रश डाल के निकाल लेता था। कभी नहीं जेलस हुए कि इसका काम इतना ज़बरदस्त है, इतना अप्रिशिएट हो रहा है? नहीं, मुझे खुशी होती है, अभी भी होती है, बहुत ज़्यादा। You're comfortable? हाँ। And you believe कि औरत और मर्द जो है वो बराबर है? हाँ जी, बिल्कुल। ये कहाँ से आया था ये? क्या? ये ख्याल कि इस माशरे में, पेट्रियार्कल माशरे में, कि मर्द और औरत बराबर हैं? नहीं, बराबर माशरे में तो बराबर नहीं है। नहीं, आपके जहन में, आपकी जिंदगी ख्याल में नहीं आता। मेरा ख्याल है ये चीज़ बस हो जाती होती है, आपके साथ इवॉल्व होती है सोच जो होती है, या
टाइम के साथ ख्याल उस तरह नहीं होता कि ये ख्याल आया नहीं। कि ऐसा कुछ नहीं होता। आपने बोला है तो मैं इस पे सोच रहा हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा। तो क्योंकि जब दो लोग एक ही काम में होते हैं ना, जी आम तौर पर उनके अंदर जेलसी होती है, कंपटीशन होता है, और वो रिलेशनशिप पे हावी हो जाती है। नहीं, मुझे बड़ी खुशी होती है जब काम ऐसा अमेजिंग। अभी आयशन का एक बहुत अमेजिंग पीस है एशिया पैसिफिक, ट्रिनाले में, क्वींसलैंड आर्ट गैलरी ऑस्ट्रेलिया में लगा। इट्स ब्यूटीफुल। सो मुझे तो बड़ा फैसिनेट होता हूँ, और अमेजिंग स्किल्स है। मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ काम देख के, व्हेन इट्स इवॉल्विंग। हाँ, अमेजिंग स्किल है उसकी, जो मेकिंग है इनक्रेडिबल। मेरा तो लोग कहते हैं ये क्या चीटे मार के, अब मेरी अम्मी कहती है ना इमरान तो चीटे मार देता है, आयशा बड़ी मेहनत करती है ये तो चीटे मार के आ जाता है रंग के। जिंदगी क्या है? जिंदगी क्या है, गम का दरिया है। जिंदगी क्या है, हो गया जवाब। सोच है। मुझे लगता है जिंदगी सब कुछ है। जिंदगी में हर तरह की चीज़ होती है। असल चीज़ है कि आप कैसे उसको यूज़ करते हैं, यूटिलाइज, उसके साथ कैसे लेके चलते हैं चीज़ों को, वो इम्पोर्टेंट है। और मौत? मौत हकीकत है। मौत एक टाइम पे आपको खौफ होता है, जब बच्चे हो जाते हैं फिर आप शायद नहीं डरते मौत से, आपको बच्चों की ज़्यादा फिक्र होती है। आप अपनी मौत से इसलिए डरते हैं कि मेरे बच्चे ना अकेले हों। आप इसलिए नहीं डरते कि मैं मर जाऊंगा, मेरा छूट जाएगा सब कुछ। ऐसा है। सही है। That's interesting, yeah? है ना। मेरे ज़हन में आता है कि खुदा न खास्ता कुछ होता है तो ये पीछे बच्चे छोटे हैं तो अब उनका ज़्यादा सोचते हैं। आई नेवर थिंक अबाउट माई सेल्फ कि ये पेनफुल होगा या ये होगा। Thank you so much. थैंक यू फॉर, You're such a beautiful person. शुक्रिया। और मैं दुआ करती हूँ कि आप, मैं क्या दुआ करूँ? यू हैव अचीव्ड सो मच। क्या बुलंदियों को छुआ है, क्या अवार्ड्स मिले, क्या दुनिया में आप गए हैं। बट आई थिंक मैं यही दुआ करूँगी, स्टे द वे यू आर, यू आर सो लवली। शुक्रिया।